नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी एवं एफ ब्लॉक कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो और आपको एक साथ में ये पूरा की पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम पूरा के पूरा चैप्टर लाइन बाई लाइन, बिल्कुल लाइन बाई लाइन पूरा की पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और एक भी लाइन इसकी नहीं छूटेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस चैप्टर पर पूरे की पूरे चैप्टर पर कमांड कर लेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद में आप क्या क्या सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं आपकी आवर्त सारणी में डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की स्थिति को जान पाएंगे। उसके अलावा संक्रमण तत्वों यानी कि डी ब्लॉक तथा आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व के महत्व को समझ सकेंगे। उसके अलावा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों के विरचन गुणों, संरचनाओं तथा उपयोगों का वर्णन कर सकेंगे। और डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों तथा इनमें क्षैतिज प्रवृत्ति व वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति के बारे में समझ सकेंगे और एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों का वर्णन कर सकेंगे तथा लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक व्यवहार का तुलनात्मक परिकलन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है, देखिए कि आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक संक्रमण तत्व जैसे कि थोरियम, प्लेटिनम तथा यूरोपियम आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। देखिए प्लूटोनियम वगैरह जो तत्व होते हैं वो किसके काम में आते हैं, जो नाभिक का जो आपके नाभिकीय भट्टी होती है जिससे आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें काम में आते हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक में भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। देखिए एफ ब्लॉक के जो कम तत्व होते हैं उनको हम जानते हैं आवर्त सारणी में नीचे अलग से रखा जाता है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। डी वालों को बोलेंगे संक्रमण और एफ वालों को बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। देखिए आगे बोला गया है आपको कि संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। देखिए 3D श्रेणी जो होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, उसके अलावा 4D श्रेणी जो होती है आपके यूट्रियम से लेके कैडमियम तक तथा 5D श्रेणी जो होती है लैंथेनम तथा हाफनियम से लेकर के मरकरी तक तथा चौथी होती है 6D श्रेणी जिसमें एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम और कॉपरनिकियम तक तत्व आते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। देखिए 4f सीरियम से लेके लूटेशियम तक तथा 5f थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक क्रमशः लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड कहलाती है। इनको क्या कहा जाता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कहा जाता है सीरियम से लेके लूटेशियम तक। Z बराबर जो आपका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक ये होते हैं आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। देखिए क्या इस चैप्टर के अंदर हम और क्या क्या पढ़ पाएंगे। देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों के जो गुण है ना उनका वर्णन कर सकेंगे। उसके अलावा लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक व्यवहार का तुलनात्मक परिकलन कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला है कि मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया कि इनके रासायनिक गुण एस तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में होते हैं। अब IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। तो जैसे कि वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरियम उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है और इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है कि इनको संक्रमण धातु क्यों नहीं माना जाता है। फिर भी क्रमशः 3D, 4D तथा 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन का अध्ययन संक्रमण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। देखिए ये संक्रमण तत्व नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके अंतिम तत्व होने की वजह से इनका अध्ययन उसके साथ किया जाता है। इनके परमाणुओं में आंशिक डी तथा एफ कक्षक की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। देखिए इनमें जो डी तथा एफ ब्लॉक के जो इनके अंतिम कक्षक हैं वो क्या होते हैं, खाली रहते हैं। इसीलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। फिर भी संयोजकता का सामान्य सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे कि आयरन, कॉपर, टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं। देखिए संक्रमण धातुओं के यहाँ पे महत्व बताया गया है। आगे देखते हैं। इस एकक में हम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुणों पर विचार करेंगे जिसमें प्रथम पंक्ति यानी कि 3D के तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देंगे
तथा उनके कुछ प्रमुख यौगिकों के विरचन गुणों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात आंतरिक संघटन धातुओं के सामान्य पहलुओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के अंदर देखिए क्या होता है। आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक ने घेरा हुआ है, जिसके दोनों ओर एस तथा पी ब्लॉक स्थित है। इनके परमाणुओं में उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए उपांतिम यानी कि अंतिम से एक पहले का डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा इस प्रकार संक्रमण धातुओं की 4 पंक्तियां अर्थात की 3D, 4D तथा 5D तथा 6D प्राप्त होती हैं। संक्रमण तत्वों की ये पंक्तियां सारणी 8.1 में दी गई है। सारणी 8.1 आप देख लेते हैं, ये रही देखिए 3D श्रेणी ये रही, उसके बाद सेकंड श्रेणी आ रही है आपके, उसके बाद तृतीय श्रेणी। तो अब आगे देखते हैं हम डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है देखिए। सामान्य रूप से इन तत्वों के वाई कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है आपके n-1 डी 1 से लेकर के 10 ns1 से लेकर के 2 है और n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है। ये होता है मतलब n-1 डी को इंगित करता है जिसमें से 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ देखिए 1 से 10 तक हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में से 1 तक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1 डी तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर के कारण इसे सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। देखिए अब डायग्राम को आगे देखेंगे। पुनश्च अर्ध एवं पूर्ण भारित कक्षकों का स्टैटिक चक्र अधिक होता है। इसका परिणाम 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए क्रोमियम में 3D4 के स्थान पर 3D5 विन्यास है। देखिए इसका कारण आप आगे समझेंगे क्योंकि क्या होता है यहाँ पर स्थायित्व मैटर करता है। 3D व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या होता है, इतना अंतर कम होता है कि जिसकी वजह से वह 4s इलेक्ट्रॉन के 3D कक्षक में प्रवेश को रोक नहीं पाता। इस प्रकार से कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 ना होकर के 4s2 ना होकर के 3D10 है। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में y कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी 8.1 में दिए गए हैं। देखिए जो आपकी सारणी है इसके अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए गए हैं। स्कैंडियम में 3D में 1, देखिए यहाँ पर आपको एक तो दिया गया, बाद क्रोमियम के अंदर क्रोमियम में क्या होता है 3D5 होता है और 4s1 होता है, बल्कि यह नियम के अनुसार आना चाहिए था 3D4 और 4s2, लेकिन ये यहाँ पर अपवाद होता है। कॉपर में भी अपवाद होता है। कॉपर में देखेंगे आप कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D10 और 4s1 है, बल्कि नियम के अनुसार होना चाहिए था यहाँ पर 3D9 और 4s2। तो यहाँ पर ये क्रोमियम के कॉपर के अंदर अपवाद है, क्रोमियम के अंदर अपवाद है, सेकंड श्रेणी और ये थर्ड श्रेणी, ये फोर्थ श्रेणी। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा कॉपर निकियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1d10ns2 से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर निकियम इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों एस व पी की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इस प्रकार अपने चारों ओर के परमाणु अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। कुछ पहलुओं में से एक से विन्यास डी n बराबर 1 से लेकर 9 तक आने वाले आयनों में समान चुंबकीय एवं इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे कि अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगैंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। संक्रमण धातुओं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। इन सभी विशेषताओं की विवेचना विस्तार से इस एकक के बाद में की गई है। असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती है, क्षैतिज, तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती हैं। देखिए क्षैतिज ये होता है बाएं से लेकर के दाएं और वर्ग होता है ऊपर से लेकर के नीचे। हम पहले सामान्य अभिलक्षण तथा उनकी क्षैतिज पंक्ति यानी कि प्रमुख 3D पंक्ति में प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात कुछ वर्ग समानताओं पर विचार करेंगे। निम्न खंडों में हम केवल संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी की व्याख्या करेंगे। देखिए अभी तो हम क्या है संक्रमण श्रेणी की जो प्रथम खंड है उसकी व्याख्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके देखिए एग्जांपल 8.1 में कहा है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z बराबर 21 एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। तो क्या करेंगे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आप देखेंगे। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके कि 3D स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D1 और 4s2। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके होता है 3D1 4s2, जबकि जो आपका जिंक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 और 4s2। तो देखिए यहाँ पर जो इसका डी कक्षक है वो क्या होता है अर्धपूरित होता है और यहाँ पे इसका डी कक्षक क्या होता है पूर्ण पूरित होता है। इस वजह से स्कैंडियम क्या है आपके स्कैंडियम आपके एक संक्रमण तत्व है और जो आपकी जिंक है वो नहीं है। देखिए स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था में दोनों में इसका 3D
कक्षा को बाहरी तनित 3D10 होता है तो इसे संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। अब आगे देखेंगे कि सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण बाहरी डी कक्षक 4D10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक संक्रमण तत्व है? तो इसका जो रीजन वो ये होता है कि जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, अपनी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है जिसके अंदर जो सिल्वर +1 होता है उसमें क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है, वो अर्धपूरित होता है। इसका जो डी कक्षक है, इस वजह से इसको आप संक्रमण तत्व मान लेते हैं। संक्रमण तत्वों यानी कि डी ब्लॉक के सामान्य गुण। अब इनके हम सामान्य गुण पढ़ते हैं तो देखिए इनके सामान्य गुण क्या क्या है। तो आपसे बोला गया है कि लगभग सभी संक्रमण तत्व अभिधात्विक गुण जैसे कि उच्च तनन सामर्थ्य, जो धातुओं के गुण है, उच्च तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता, ड्यूटिलिटी, वर्धनीयता, मैटेबिलिटी और उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक दर्शाते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैग्नीज जैसे अपवादों को छोड़कर, यानी कि ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं इनमें। और सामान्य ताप पर इनकी एक या एक से अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती हैं। संक्रमण धातुओं की विभिन्न जालक संरचनाओं को आगे सारणी में दिया गया है। आप देख सकते हैं इनकी जालक संरचना किस प्रकार की होती है। एससीपी होती है, बीसीसी टाइप की, एससीपी, बीसीसी, बीसीसी। तो इस सारणी को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे कहा गया है कि इनके भौतिक गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इनके भौतिक गुण किस प्रकार के होते हैं। तो संक्रमण तत्वों के जो भौतिक गुण है उसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए संक्रमण धातुएं जैसे कि जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी जो इनके अपवाद है उनको छोड़ करके अति कठोर होती हैं तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके अलावा जैसे कि 3D, 4D तथा 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के गलनांक नीचे दिए गए हैं। देखिए गलनांक देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो आपका लाइट का बल्ब होता है, जो लाइट के बल्ब के अंदर एक आपके यहाँ पर एक तंतु बना आता है जिससे जो चमकता है, जो कि रोशनी देता है, वो आपके टंगस्टन का ही बना होता है। तो ये बहुत ही अधिक है। इसका जो गलनांक होता है वो 4000 केल्विन के आसपास होता है। इस वजह से इसका जो लाइट जो जहाँ पर चीजें आसानी से पिघलती नहीं है वहां पर इसको काम में लिया जाता है। देखिए चित्र 8.1 में 3D, 4D तथा 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। उच्च गलनांकों का कारण देखिए उच्च गलनांकों का कारण क्या होता है, आपके अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त N-1 डी कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। एस के साथ साथ में आपके जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं, धात्विक बंधन में भाग ले लेते हैं। इसलिए इनका जो क्या होता है, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। केवल मैग्नीज तथा टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी के धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके भाग ले सकते हैं बंध बनाने के लिए। तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। इनकी कणन एंथैल्पी, जिसको आप बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, के मान उच्च होते हैं, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया के प्रति डी कक्षक के एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। सामान्यतः संयोजकता देखिए क्या होगी, आप देखेंगे सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परमाणवीय आवंदन होगा। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी अर्थात बहुत उच्च क्वथनांक वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। इलेक्ट्रॉन विभव के लिए इसको क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। चित्र 8.2 के आधार पर एक अन्य सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न आ चुका है जेईई मेन के अंदर, जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। भारी संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु आवंदों में के बहुधा बनने में एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए यहाँ पर चित्र 8.2 में इन्होंने कणन एंथैल्पी के मान दे रखे हैं, ये रहे। तो ये श्रेणी 1, ये आपकी श्रेणी 2 और ये आपकी श्रेणी 3। तो आपको यहाँ पर इनमें तुलना करके दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तुलना की गई है। आगे है कि आपके संक्रमण धातुओं के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन, जो इनका आकार होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या में उत्तरोत्तर क्या होता है, ह्रास होता है। इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। पुनः स्मरण करें कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है, अतः नाभिकीय आवेश तथा वायतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनीय त्रिज्या का मान क्या होता है, घट जाता है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसी श्रेणी में परमाणु त्रिज्याओं में भी देखी जाती है, परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। एक रोचक तथ्य प्रकाश में तब आता है जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है। चित्र 8.3 के वक्र दर्शाते हैं कि प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है।
परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्या लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों के। ये घटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है। तो उसमें से को आप लेंथनॉइड संकुचन बोलते हैं। देखिए आगे देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के डी कक्षक में आपूर्ति या प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 5D कक्षकों के पूर्व में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित ह्रास होता है, जिसे लेंथनॉइड आकुंचन यानी कि लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। लेंथनॉइड आकुंचन या फिर लेंथनॉइड संकुचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जेईई मेन और नीट में प्रश्न आ चुका है कि जिरकोनियम और हाफनियम की त्रिज्याएं समान होती हैं, उसका कारण क्या है? तो इसका रीजन है लेंथनॉइड संकुचन। एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से किस किस की त्रिज्याएं लगभग समान होंगी, तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें दे रखा था आपके जिरकोनियम और हाफनियम तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता से बहुत अधिक होती है। तो आप देखेंगे, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो यहाँ पर देखिए जिनका जो आकार है लगभग सेम हो गया, बल्कि कम हो गया है। और होना क्या चाहिए था, आपके जो आकार है वो क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ कम हो गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके ये क्या है, देखिए जिरकोनियम और हाफनियम का जो आकार है वो तो लगभग बराबर जैसा ही है। तो आपको आगे पढ़ेंगे अब हम कि लेंथनॉइड आकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही है जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है। क्या क्या है, देखिए ये तथा समान कारण के लिए उत्तरदायी है, अर्थात एक ही समुच्चय के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव, यानी कि जो आपके आवरण प्रभाव है वो कम होना, परंतु एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। तथा जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, सभी 4fn कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। देखिए धात्विक त्रिज्या में ह्रास के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम Z=22 से लेकर के कॉपर 29 तक देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका घनत्व है, जो आपके आकार है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पर जो सारणी दे रखी है उसमें कहा गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं कुछ अन्य गुण। तो आप जो मेन गुण है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए अब हम आगे आप प्रश्न है हमारे सामने कि संक्रमण तत्व कण एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, तो कारण क्या है, देखिए क्यों दर्शाते हैं। तो एक बार यहाँ से प्रश्न आया था, नीट के अंदर आया था कि संक्रमण तत्वों की जो कण एंथैल्पी है उसका मान उच्च क्यों होता है। तो देखिए इसका रीजन ये है कि क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है, तो परमाणुओं के मध्य प्रबल आवंदन के फलस्वरूप कण एंथैल्पी उच्च होती है। तो आपसे आगे पूछा गया है कि स्कैंडियम Z=21 से लेकर के जिंक Z=30 में जिंक की कण एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलोजूल पर मोल। ऐसा क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसके पास में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिससे इसके बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या होंगी, कम होंगी। अब आयनन एंथैल्पी का हम पढ़ते हैं। आंतरिक डी कक्षकों में भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। देखिए आयनन एंथैल्पी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सारणी 8.2 में संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों के मान दिए गए हैं। इन मानों से स्पष्ट है कि इन तत्वों की क्रमिक एंथैल्पी में वैसी तीव्र वृद्धि नहीं होती है जैसे कि असंक्रमण तत्वों में। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। तो ये सारणी 8.2 दे रखी है जिसमें इनकी आयनन एंथैल्पी दे रखी है। आप देख सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी तीनों दे रखी है। तो आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि जो संक्रमण तत्व है उनकी आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन उस प्रकार से नहीं होता है जैसे कि असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, परंतु उत्तरोत्तर तत्वों की द्वितीय एवं तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान में भी वृद्धि का परिणाम सामान्यतः बहुत अधिक होता है। 3D श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति का यद्यपि कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s तथा 3D कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आपने पढ़ा है कि जब डी ब्लॉक के तत्व आयन बनाते हैं तो ns इलेक्ट्रॉन n-1d इलेक्ट्रॉनों से पहले निकलते हैं। हम जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन में आंतरिक उपकोष के कक्षक यानी कि 3D कक्षक में जाते हैं
ये 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई नाभिकीय आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं जिसमें y इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। दो या अधिक धन आवेश वाले आयनों का विन्यास dn होता है तथा 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सामान्यतः द्वितीय आयन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। इस कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। यद्यपि द्वितीय एवं तृतीय आयन एंथैल्पी में निरंतर वृद्धि का प्रभाव मैग्नीज +2 तथा आयरन +3 आयन बनने में टूट जाता है। दोनों ही आयनों का विन्यास d5 इस प्रकार का विचलन बाद की संक्रमण श्रृंखलाओं के संगत तत्वों में भी आता है। dn इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आयन एंथैल्पी में परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित है। तो देखिए क्या है कि आयन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों में समदिश परिचक्रणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश परिचक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका नियम विनिमय ऊर्जा का ह्रास होने से स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। d6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अब आगे बोला गया है कि मैग्नीज +2 का आयन क्या होता है आपके 3d5 4s बने और क्रोमियम प्लस का आयनिक विन्यास क्या होता है 3d5 है। मैग्नीज प्लस की एंथैल्पी क्रोमियम प्लस से कम होती है, इसी प्रकार से मैग्नीज +2 का विन्यास d5 है। अतः आयरन +2 की एंथैल्पी मैग्नीज +2 से कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आयरन की तृतीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीज से कम है। इन धातुओं की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। गैसीय अणुओं में M+2 आयन बनाने हेतु कण एंथैल्पी के साथ साथ प्रथम एवं द्वितीय आयन ऊर्जाओं की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख पद द्वितीय आयन एंथैल्पी है जिसका मान क्रोमियम और कॉपर के लिए अप्रत्याशित रूप से उच्च है, जिनमें M+ आयनों का क्रमशः d5 तथा d10 विन्यास होता है। देखिए जिंक के संगत मान कम होता है क्योंकि आयनन हेतु एक 1s इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे स्थायी d10 विन्यास प्राप्त होता है। तृतीय आयन एंथैल्पी में प्रवृत्ति 4s कक्षकों के कारक द्वारा जटिल नहीं होती और d5 मैग्नीज +2 तथा d10 जिंक +2 से एक इलेक्ट्रॉन हटने में अधिक कठिनाई प्रदर्शित होती है। सामान्यतः तृतीय आयन एंथैल्पी पर्याप्त उच्च है क्योंकि कॉपर, जिंक और निकल की तृतीय आयन एंथैल्पी के उच्च मान इंगित करते हैं क्योंकि इन तत्वों की +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन है। यद्यपि आयन एंथैल्पियां ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती हैं, फिर भी यह समस्या बहुत जटिल है और तत्कालिक व्यापकीकरण हेतु संशोधनीय नहीं है। आगे अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। अब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है देखिए, तो 8.3.4 आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों द्वारा यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखेंगे। स्कैंडियम दर्शाता है केवल +3, टाइटेनियम दिखाता है +2 +3 +4 तक, बेनेडियम +2 से लेकर +5 तक, क्रोमियम जाता है +2 +3 +4 +5 +6। और यहाँ पर जो आपके मोटे अक्षरों में दिखाई गई हैं वो क्या है देखिए, अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को मोटे टाइप में दिखाया गया है, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने। मैग्नीज दिखा रखा है आपने +2 +3 +4 +5 +6 +7 और फेरम दिखा रखा है आपके +2 +3 +4 +6। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक की सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है और सबसे कम करता है आपके एक तो जिंक और आपके एक स्कैंडियम। तो आगे देखते हैं अब आप अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले संक्रमण श्रेणी के मध्य में या फिर इसके निकट स्थित होते हैं। देखिए उदाहरण दे रखा है इन्होंने, मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या, परिमाणतः भागीदारी के लिए कम कक्षों की उपलब्धता। कॉपर तथा जिंक इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम 2 तो वास्तविकता में अज्ञात है तथा टाइटेनियम सेकंड या टाइटेनियम थर्ड की तुलना में टाइटेनियम 4 अधिक स्थायी है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं है। सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक, देखिए मैग्नीज तक एस तथा डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर है। टाइटेनियम में 4 TiO2 B2O5
या फिर BO2 CrO4- में MnO4- इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, जिसका अनुगमन करने वाली अभिलाक्षणिक स्पीशीज हैं आपके आयरन 2 और 3, कोबाल्ट 2 और 3, निकल सेकंड, कॉपर 1 और 2 तथा जिंक सेकंड। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि आपके संक्रमण तत्वों की एक विशेषता का कारण है कि अपूर्णीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक अंतर बना रहता है। इसका उदाहरण है, देखिए आपके वेनेडियम 2, ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, वेनेडियम 2, वेनेडियम 3, वेनेडियम 4, वेनेडियम 5। उल्लेखनीय है कि यह संक्रमण तत्वों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः 2 का अंतर पाया जाता है। डी ब्लॉक तत्वों में डी ब्लॉक तत्वों के वर्गों वर्ग 4 से लेकर 10 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। क्या है कि पी ब्लॉक में अक्रिय युगल प्रभाव के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनना अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आपकी वर्ग 6 में मोलिब्डेनम क्या करता है, यहाँ पर 6, ये कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखी हुई है, मोलिब्डेनम 6 तथा टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 6 से अधिक है, अतः अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि MOO3 WO3 नहीं है। यहाँ से एक बार JEE एडवांस्ड में सवाल आया था, याद करेंगे आप, यहाँ से सवाल आया था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगैंड हो जिनमें सिग्मा आवंधन के अतिरिक्त पाई ग्राई गुण भी पाए जाते हैं, उदाहरणार्थ NiCO4 और FeCO5 में निकल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शून्य हैं। तो दोस्तों ये क्या है आपके, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसय संयोजी यौगिक हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन अवस्था है, कोबाल्ट CO होने की वजह से क्या होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, 0 होती हैं। तो दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। तो दोस्तों स्कैंडियम होता है जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, और एक आपके जिंक भी होता है। आगे है आपके कि M+2 और M मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां, विलयन में ठोस धातु के M+2 आयन में रूपांतरण से संबंधित ऊष्मा रासायनिक प्राचल और मानक इलेक्ट्रोड विभव सारणी 8.4 में दिए गए हैं। देखिए इसमें दिए गए हैं सारणी 8.4, ये रही है आपके। इसमें आगे कहा गया है कि देखिए दिए गए हैं, तो कॉपर का धनात्मक E0 के कारण अद्वितीय व्यवहार है, इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने में समर्थता का स्पष्टीकरण देता है। केवल ऑक्सीकारक अम्ल कौन कौन से हैं, नाइट्रिक अम्ल और गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचयित हो जाते हैं। कॉपर सॉलिड से Cr+2 एक्वस में रूपांतरण के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी में संतुलित नहीं हो पाती। श्रेणी के E0 के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं की प्रथम एवं द्वितीय एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। यह जानना रोचक है कि मैंगनीज, निकल तथा जिंक के E0 के मान, E0 क्या है यहाँ पर अपचयन, जो आपकी E0 है देखिए E0 है आपके अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 के मान सामान्य प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के ऊष्मा रासायनिक मान किलो जूल मॉल में यहाँ पर सारणी में दिए गए हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8.4, इन्होंने दे रखा है कि क्रोमियम+2 अपचायक है जबकि मैग्नीज+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है, ऐसा क्यों है। तो देखिए आप देखेंगे कि क्रोमियम+2 एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धपूरित T2G स्तर का, इन्होंने कहा कि T2G कक्षक क्या होता है, पूरा होता है। दूसरी ओर मैग्नीज+3 से मैग्नीज+2 में परिवर्तन से क्या होता है, अर्धभारित D5 विन्यास प्राप्त होता है जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। इन्होंने एक बात कही है कि आपके सामने सवाल है कि आपके क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम के अंदर क्या होता है आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। जो आपके क्रोमियम है, क्रोमियम में आपके T2G कक्षक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जो P में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, 3 की 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिसको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। जबकि मैग्नीज+3 में क्या होता है आपके, इस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सीधा एक बात याद कर सकते हैं, वो ये है कि आपके जो क्या होता है, जो जलीय अवस्था में क्या होता है, क्रोमियम का जो T3 विन्यास है, जो आपके D3 विन्यास है, वो क्या होता है, मैग्नीज से अधिक स्थायी होता है। ये आप यहाँ पर ये याद कर सकते हैं। अगला है आपके, अगला टॉपिक है वो है कि मानक इलेक्ट्रोड विभवों में M+3 और M+2 में प्रवृत्तियाँ। तो सारणी 8.2 में E0 के मान M+3 से क्या हो रहा है, ये M+2 में परिवर्तित हो रहा है, के मानों का अवलोकन इनकी परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को दर्शाता है। स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान स्कैंडियम+3 के स्थायित्व को दर्शाता है।
जिसका विन्यास सक्रिय गैस विन्यास है। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण जिंक+2 के स्थायी D10 विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन काटना है। मैंगनीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि मैंगनीज+2 D5 विशेष रूप से स्थायी है, जबकि आयरन के लिए अपेक्षाकृत निम्न मान आयरन+3 D5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है। देखिए आपके वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान वेनेडियम+2 के स्थायित्व से संबंधित है। अर्धभारित T2G स्तर एकक 9, यानी कि ये जो आपको ये जो कंसेप्ट है वो एक चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दिया गया है, जहाँ पर T2G और EG कक्षक को दर्शाया जाता है, जिसको आप CFT बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा सिद्धांत के तहत जिसको समझाया जाता है। तो उत्तम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ आगे आपको बताया गया है कि सारणी 8.5 संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्याओं में TiX4 यानी कि टेट्रा हैलाइडों और VF5 और CrF6 में प्राप्त होती हैं। मैंगनीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती, परंतु MnO3F ज्ञात है और मैंगनीज के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राईहैलाइड नहीं बनाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये आपके धातु हैलाइड बनाते हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्च चालक ऊर्जा के कारण होती है, जैसे कि COF3 के संदर्भ में, या फिर उच्च सह संयोजक यौगिकों जैसे कि VF5 और CrF6 में उच्चावध एंथैल्पी के कारण होती है। अब देखेंगे आप इनके धातु हैलाइड किस प्रकार से बने जाते हैं। आगे बताया गया कि यद्यपि VF5 केवल V5 को प्रदर्शित करता है, अन्य हैलाइड जल अपघटन पर क्या करते हैं आपके ऑक्सो हैलाइड BOX3 देते हैं, परंतु फ्लोराइडों का दूसरा गुण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है, जैसे कि BX2 दे रखा है आपको। देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में यही COX के लिए लागू होता है। दूसरी ओर आयोडाइडों के अतिरिक्त कॉपर के सभी हैलाइड ज्ञात हैं। यहाँ कॉपर +2I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। देखिए ट्वाइस ऑफ कॉपर +2 4I- Cu2I2 सॉलिड +I2। तथापि अनेक कॉपर प्लस यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी हैं तथा निम्नानुसार असमानुपातित होते हैं। ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस, ये कॉपर +2 में बदल जाता है और कॉपर +1 से कॉपर +2 और कॉपर 0 में चला जाता है। कॉपर +2 एक्वस का स्थायित्व कॉपर +1 एक्वस अधिक होने का कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी डेल्टा हाइड्रेशन H का कॉपर +2 की तुलना में अधिक ऋणात्मक मान होना है, जो कॉपर की द्वितीय एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। देखिए ऑक्सीजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या सारणी 8.6 में उनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। ये SR-SC2O3 से में Mn2O7 तक देखने को मिलती है। वर्ग 7 के बाद आयरन के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 के आगे ज्ञात नहीं है। यद्यपि क्षारकीय माध्यमों में फेरेट 6 अवस्था में FeO4-2 आयन बनते हैं, परंतु ये शीघ्र ही Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं। ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऑक्सो कैटायन वेनेडियम 5 को, देखिए वेनेडियम 5 को BO2+, यहाँ पर क्या हो जाता है वेनेडियम 4 में परिवर्तित हो जाता है को BO2+ में, तथा Ti4 को TiO2+ के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की, देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। तो मैंगनीज के उच्चतम फ्लोराइड MnF4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड क्या होता है आपके Mn2O7 है। ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुआबंध बनाने की क्षमता से इसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। आप सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक मैंगनीज परमाणु चतुष्फलक के रूप में एक MnOMn सेतु सहित ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। इसकी संरचना आपको याद होनी चाहिए Mn2O7 की। देखिए वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 5, मैंगनीज 6 और मैंगनीज 7 के लिए चतुष्फलक MO4- आयन ज्ञात है। तो उनकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। अब देखेंगे आप 3D धातुओं के ऑक्साइड देखेंगे तो मैंगनीज के ऑक्साइड बहुत काम के होते हैं। देखिए जो मैंगनीज के ऑक्साइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो इस टाइप के ऑक्साइड है वो मिश्रित ऑक्साइड है। देखिए ये दोनों मिश्रित हैं, ये भी मिश्रित है। तो आगे का टॉपिक है हमारा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप श्रेणी BO2+ और Cr2O7- और MnO4- में ऑक्सीकारक क्षमताओं में वृद्धि को कैसे स्पष्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इनकी जो ऑक्सीकरण क्षमताओं में वृद्धि है उसको स्पष्ट कैसे करेंगे। तो इसका कारण है कि इसके अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्पीसीज के स्थायित्व में वृद्धि है। तो क्या होता है, इनके अपचयन करने के बाद इनके जो स्पीसीज है उनमें क्या होता है, स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई नॉट मान। संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत सी धातुएं में पर्याप्त विद्युत धनीय तथा खनिज अम्लों में विलय हैं, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो 1 मोल H प्लस आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दफीन धातुओं की हाइड्रोजन आयन H प्लस से जैसे ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया करने की वास्तविक दर कभी कभी कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कक्ष ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनुऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय हैं। M+2 से M के ई नॉट के मान श्रेणी में द्विसंयोजी धन आयनों को बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सारणी 8.2 ई नॉट के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने वाली सामान्य प्रवृत्ति प्रथम एवं द्वितीय आयन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। ये जानना रोचक है कि मैग्नीज, निकल और जिंक के ई नॉट के मान सामान्य प्रवृत्ति से अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, जबकि मैग्नीज +2 में अर्धभरित डी उपकोष D5 तथा जिंक +2 में पूर्ण भरित डी उपकोष का स्थायित्व इनके ई नॉट के मानों से संबंधित है। निकेल के लिए क्या होता है, ई नॉट का मान इसके उच्चतम ऋणात्मक जलोजन एंथैल्पी से संबंधित है। अब आगे दिखाया गया आपको कि M3+ M2+ रेडॉक्स युग्म के ई नॉट मानों के अवलोकन सारणी 8.2 से स्पष्ट है कि M3+ मैग्नीज 3+ तथा कोबाल्ट 3+ आयन जलीय विलयन से प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2 तथा क्रोमियम +2 आयन प्रबल अपचायी अभिकर्मक अपचायक हैं तथा तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 2 क्रोमियम प्लस एक बस 2H प्लस एक बस से इससे बनता है आपके क्रोमियम। इसको क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्रोमियम +3 और आपके साथ में हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। देखिए आपसे आगे यहाँ पर आपके 2 सवाल दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इनका रीजन है, क्यों है। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे है कि इनके चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकत्व यानी कि डायामैग्नेटिज्म तथा अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। देखिए आप याद कर सकते हैं ऐसे अनार अनुचुंबकीय यानी कि आकर्षण, सीधी बात है। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे लो चुंबकीय कहलाते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। वास्तव में लो चुंबकत्व क्या होता है, अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप है। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय हैं। अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो आप मैंने कहा था ऐसे अनार याद कर सकते हैं। देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनुचुंबकत्व होता है। अनुचुंबकत्व का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आकर्षण। तो ऐसे अनार बहुत काम की चीज है, आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो आगे कहा गया कि अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। प्रत्येक ऐसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, परिचक्रण कोणीय संवेग यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा कक्षक कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान प्रभावी रूप से शामिल हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, शमित हो जाता है। क्वेंच आप जानते हैं, क्वेंच का मतलब क्या होता है, जब किसी की प्यास बुझाई जाती है तो उसको क्वेंच बोला जाता है, शमित हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना नीचे दिए गए परिचक्रण मात्र स्पिन ओनली सूत्र द्वारा की जाती है। यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा म्यू चुंबकीय आघूर्ण है जिसका मात्रक बोर मैग्नेट्रॉन होता है, जो सूत्र होता है म्यू बराबर n×n+2। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन Bm होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। अतः प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत मिलता है। परिचक्रण मात्र सूत्र द्वारा गणना से प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण के मान तथा प्रयोगों के आधार पर निर्धारित प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्णों के मान सारणी 8.7 में दिए गए हैं। प्रायोगिक आंकड़े मुख्य रूप से विलयन में उपस्थित जलीयोजित आयनों तथा ठोस अवस्थाओं के लिए। देखिए इनका जो मान है, परिकलित मान और प्रेक्षित मान यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए कितने कितने होते हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर है, 3.87, 3.86, 4.90, 4.80 और ये मान तो देखिए यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। तो आगे आपसे प्रश्न पूछा गया कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो देखिए 25 पर मैंगनीज आता है और मैंगनीज के पास में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सूत्र में हम 5 का मान रख देंगे, 5 × 5 + 2, तो जिससे यहाँ पर आपका मान आता है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन।
अब अगला टॉपिक है रंगीन आयनों का बनना। देखिए तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। ये चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा। सामान्यतः यह प्रवृत्ति दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल रीजन में स्थित होती है। प्रक्षेप्त रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। अवशोषित प्रकाश के आवृत्ति का निर्धारण लिगैंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। सारणी 8.8 में आयनों के जलीय विलयन में प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है। यहाँ जल के अणु लिगैंड का कार्य करते हैं। चित्र 8.5 में कुछ डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन विलयनों को दर्शाया गया है। तो ये रहा, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ धात्विक आयनों के जलीय विलयनों के रंग बाईं ओर से दाईं ओर। इनका नाम भी दे रखा है बेनेडियम +4, बेनेडियम +3, मैग्नीज +2, आयरन +3, कोबाल्ट +2, निकल +2 और कॉपर +2। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ जलयोजित धातु आयनों के रंग, तो यहाँ पर इनके जो आपको रंग दे रखे हैं वो देख सकते हैं। आयरन +3 होता है, क्या होता है, पीला होता है, और मैग्नीज +2 होता है आपके गुलाबी। तो आपको इनके रंगों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आपको जब काम लेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप संकुल यौगिकों का बनना, संकुल यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना। संकुल यौगिक वे होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुल स्पीसीज बनाते हैं जिनके अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको। FeCN6 जिसका होल थ्राइस माइनस, FeCN का होल 6 जिसका होल 4 माइनस, CuNH3 का होल 4 इसका +2 तथा PtCl4 माइनस। एकक 9 में संकुल यौगिकों के रसायन का विस्तृत चर्चा की गई है। देखिए जो चैप्टर नंबर 9 है वो पूरा की पूरा संकुल यौगिकों पर बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका नाम है जिसमें इनका पूरा अध्ययन किया जाता है। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। इसका मुख्य कारण है धातु आयनों का आकार का छोटा होना, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा बंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता। अब आगे का जो इनका गुण है वो है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं? देखिए संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण होता है। बेनेडियम 6 ऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में देखिए बी जो बेनेडियम का ऑक्साइड है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सूक्ष्म विभाजित आयरन हेबर प्रोसेस जिससे क्या होता है आपकी अमोनिया बनाई जाती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। और निकल क्या होता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में। देखिए जब आप क्या करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो निकल काम आता है। संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि आयरन 3 यानी कि आयरन की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है आयोडाइड आयन तथा परसल्फेट आयन के बीच उत्पन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करता है। जो आयरन +3 है वो क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। अब इनका अगला गुण है वो है कि अंतराकाशी यौगिकों का बनना। जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन संपसित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। ये यौगिक सामान्यतः यानी कि असमीकरण मितीय नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं तथा ना तो आयनी होते हैं और ना ही सहसंयोजी। उदाहरण के लिए TiCmN4n Fe3H BH 0.56। जब आप इनका सूत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें क्या है, ये 0.56 ये कौन सा होता है, इतना कौन सा तत्व होता है तथा TiH 1.7 इत्यादि। उद्धृत सूत्र धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। संगठनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार की यौगिक अंतराकाशी यौगिक यानी कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन यौगिकों के मुख्य भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण निम्न होते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक हैं। ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है। तो जो बोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी काम में ली जाते हैं। इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। रासायनिक रूप से अंतराकाशी यौगिक निष्क्रिय होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो अगला गुण है इनका वो है मिश्र धातुओं का बनना। मिश्र धातु विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं मिश्र धातु क्या होती हैं। मिश्र धातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में नियमित रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रकार के मिश्र धातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती हैं
जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो। संक्रमण धातुओं के विलक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता का कारण संक्रमण धातुओं की मिश्रातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रातु कठोर होते हैं तथा उनके गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। फेरस मिश्रातु सबसे सुपरिचित मिश्रातु है। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम तथा मैंगनीज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। असंक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयुक्त से प्राप्त मिश्रातु औद्योगिक महत्व के होते हैं। देखिए पीतल का संगठन याद कर लीजिए, जेईई मेन और नीट दोनों में पूछा जा चुका है। पीतल में होता है कॉपर प्लस जिंक और कांसा कॉपर प्लस टिन आदि हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। पीतल को अंग्रेजी में बोला जाता है, पीतल को अंग्रेजी में बोला जाता है, देखिए ब्रॉस और ब्रॉन्ज, दो यहाँ पर शब्द आते हैं आपके। ब्रॉश एक होता है आपके ब्राश, BRASS ब्राश, और एक होता है आपके ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। तो ब्रास में आता है आपके कॉपर प्लस जिंक और ब्रॉन्ज में आता है आपके कॉपर प्लस टिन। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट का वर्ड है एस के अंदर आता है यहाँ पर जेड कॉपर प्लस जिंक, और जो जेड है ब्रॉन्ज इसमें आता है आपके टिन, यानी कि जेड वाले के अंदर आता है एस और एस वाले के अंदर आता है आपके जेड। लास्ट का अक्षर देखेंगे, ब्रॉस में आता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में आता है कॉपर प्लस टिन। तो लास्ट का अक्षर देखेंगे, ये बहुत काम का है। तो हम आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं आगे की संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से, इनको पढ़ते हैं हम। तो संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं। देखिए उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या इनकी वर्ग संख्या के समान होती है, जैसा कि Sc2O3 तथा Mn2O7 यौगिकों तक देखने को मिलता है। वर्ग 7 के पश्चात आयरन का Fe2O3 से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सो धनाइन ऑक्सोकैटाइंस वेनेडियम 5 को BO2 प्लस में, वेनेडियम 4 को BO2 प्लस तथा TiO2 प्लस को Ti4 स्थायित्व देते हैं। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुणों में कमी आती है। मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2O7 से संयोजित तथा हरा तेलीय पदार्थ होता है। यहाँ तक कि CrO3 तथा B25 के गलनांक भी निम्न होते हैं। इन उच्च ऑक्साइडों में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। आगे बताया गया है कि इसी प्रकार से, तो आगे बताया गया आपको क्या बताया गया, देखेंगे कि इसी प्रकार से Mn2O7 से लेकर के HMnO4 प्राप्त होता है। तो क्या होता है आपको HMnO4 क्या होता है आपको प्राप्त होता है। H2CrO4 तथा H2Cr2O7 दोनों ही CrO3 से प्राप्त होते हैं। B25 उभयधर्मी होने पर भी मुख्यतः अम्लीय तथा BO4 तथा BO2 के लवण देता है। वेनेडियम के ऑक्साइडों में क्षारकीय B2O3 से अल्प क्षारकीय B2O5 और उभयधर्मी B2O5 तक क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। B2O4 अम्ल में विलय होकर BO2 लवण बनाता है। इसी प्रकार B2O5 अम्ल तथा क्षारों से अभिक्रिया कर क्रमशः BO4 तथा BO14 देता है। पूर्ण रूप से अभिलक्षणित CrO क्षारकीय है, परंतु Cr2O3 क्या होता है आपके उभयधर्मी है। अब हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 के बारे में पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग कई एजो यौगिकों को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। क्रोमेट एस्क, क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCrO4 इसका नाम है। ये क्रोमाइट एस्क को जब वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है। क्रोमाइट की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नीचे दी गई। देखिए क्रोमाइट एस्क ये रहा, इसको वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जलाया जाता है तो क्या मिलता है आपको, सोडियम क्रोमाइट मिलता है, यानी 2CrO4 और साथ में आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बन के निकल जाता है, इसको छान कर अलग कर दिया जाता है। देखिए सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है। मैंने कहा था इसको छान लिया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये अम्लीय बन जाएगा। इसमें से नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट को क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसमें से नारंगी ये इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, नारंगी हो जाता है। उसको क्रिस्टलीकृत करके अलग कर लिया जाता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। इस बात को याद रखिए, ये यहाँ से जेईई मेन और नीट में प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से किसकी विलेयता अधिक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है।
सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर क्या करेंगे अपन, पोटेशियम डाल देंगे। तो भैया पोटेशियम की विलेयता अधिक है, इस वजह से क्या हो जाता है, देखिए देखिए यहाँ पर दे रखा है सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। तो सोडियम की विलेयता अधिक है और पोटेशियम की कम है, तो भैया तो क्या हो जाएगा, ये घुलेगा नहीं, तो K2CR2 आपको प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा और साथ में आपको ट्राइसोफ NaCl मिल जाएगा। तो आपको आगे बताएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतर रूपांतरण होता है, यानी कि इंटरचेंज होता है, जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या है वो समान, इनकी संरचना यहाँ पर दी गई है। देखिए ये आपके क्रोमेट आयन CrO4-2, ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O7, इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपकी क्रोमियम की प्लस चाहिए। देखिए ट्वाइस ऑफ CrO4-, जब आप इसमें अम्ल मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा डाइक्रोमेट और साथ में जल। जब आप डाइक्रोमेट में क्षार मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा क्रोमेट और साथ में जल। क्रोमेट आयन CrO4-2 तथा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7- की संरचना नीचे दी गई है, ये दे रखी है। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, ये रहा चतुष्फलकीय, जबकि आपके डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं, जिसमें CrO CR कोण का मान 126 होता है। देखिए दो चतुष्फलक हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है, साझेदारी करे हुए हैं, जिसमें ये वाला बॉन्ड CrO CR क्या होता है, इसका जो बंद कोण है इसका मान आता है 126 ही है। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट ट्रिपल ऑक्सीकारक करण कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है तथा ये कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मण के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण रिएक्शन है वो इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में कर देता है, सल्फाइड का सल्फर में, टिन सेकंड को टिन 4 में बदल देता है तथा आयरन जो सेकंड को लवण का आयरन 3 में लवण में करेगा। उनकी अभिक्रियाएं क्या है, जो नीचे दी गई हैं, देख सकते हैं जो अभिक्रियाएं हैं वो। आगे दे रखा है कि संपूर्ण आयनिक अभिक्रियाओं को पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया तथा अपचायकों की अपचयन अर्धविक्रिया को जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6Fe प्लस 2 ट्वाइस ऑफ क्रोमियम प्लस 3 6Fe प्लस 3 7H2O। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संकलित किया जाता है। देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ये क्षार है और ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे, इसको संकलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है। ये देखिए K2MnO4 ये हमको मिल गया। ये उदासीन या अम्लीय माध्यम में समानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है, या तो उदासीन हो या फिर अम्लीय। तो देखिए इसमें हमने अम्ल मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, असमानुपातित होकर के पोटेशियम क्या करेगा, आपको परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट दे देगा। अब औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन मैग्नीज डाइऑक्साइड के क्षारीय ऑक्सीकरण संगलन के पश्चात मैग्नेट 6 के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा होता है। देखिए औद्योगिक स्तर पर क्या करेंगे, MnO2 KOH के साथ संकलन कर देंगे या फिर वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण कर देंगे, जिससे MnO4-2 प्राप्त होता है, जिससे मैग्नेट आयन प्राप्त होता है। MnO4-2 मैग्नेट आयन होता है, जिससे आपके क्षारीय विलयन में विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे आपको MnO4- प्राप्त होता है, साथ में परमैंगनेट आयन प्राप्त होता है। तो देखिए आपके यहाँ पर इनकी जो संरचनाएं दे रखी है, MnO4- की संरचना ये रही, जिसको बोलते हैं आप मैग्नेट आयन हरा चतुष्फलकीय है, और ये रही आपके ये चतुष्फलकीय मैग्नेट आयन नीला लोहे, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। आगे दे रखा है आपको कि प्रयोगशाला में मैग्नीज सेकेंड यानी कि मैग्नीज सेकेंड आयन के लवण पर परऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाते हैं। लैब के अंदर कैसे बनाए जाते हैं देखेंगे आप। मैग्नीज+2 ये आपके परऑक्सो डाइसल्फेट लवण के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परमैंगनेट मिल जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी यानी कि लगभग काले रंग के क्रिस्टल बनाता है, जो KClO4 के साथ समसंरचनात्मक दर्शाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट ये लवण जल में बहुत विलीन नहीं है, यानी कि 293 केल्विन ताप पर 6.4 ग्राम 100 ग्राम जल के अंदर। देखिए परंतु 513 केल्विन तक गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर के ये क्या बनाता है, आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को अपघटित करेंगे तो ये बनाता है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को आप याद करेंगे, यहाँ से सवाल आ चुका है। इसके दो भौतिक गुण अधिक रोचक हैं। इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अणुचुंबकत्व इन्हें अणुकक्षक सिद्धांत यानी कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस पुस्तक की सीमा से बाहर है। यानी कि आपसे कह दिया गया है कि ये आपके लेवल का नहीं है, आगे का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो याद कर लीजिए क्या क्या जिसकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं।
इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। इन्होंने आगे कहा है कि मैग्नेट तथा परमैंगनेट आयन चतुष्फलकीय होते हैं। इनकी संरचना यहाँ दे रखी है। ऑक्सीजन के डी कक्षकों व मैग्नीज के डी कक्षकों के अतिव्यापन से इनमें पाई आबंधन पाया जाता है। अरामैग्नेट आयन एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है, परंतु परमैंगनेट आयन अयुग्लित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है। अम्लीय परमैंगनेट विलयन ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन सेकेंड लवण को आयरन थर्ड लवण में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में तथा आयोडाइड को मुक्त आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। अपचायकों की अर्धविक्रियाएं निम्न इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर नीचे रिएक्शन दे रखी है, इस प्रकार से ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। आगे कहा गया कि KMnO4 की अर्धविक्रिया एवं अपचायकों की अर्धविक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रियाओं को लिखा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। यदि हम परमैंगनेट के मैग्नेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा मैंगनीज सेकेंड लवणों में अपचयन की अर्धविक्रियाओं को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनके लिए E0 का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए E0 का मान सभी के लिए। तो हम बली प्रकार से देख सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभिक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि कई अभिक्रियाओं को रेडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है, लेकिन अभिक्रिया की गति की भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परमैंगनेट आयन द्वारा H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 होने पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया धीमी होती है जब तक कि मैग्नीज सेकेंड आयन उपस्थित न हो अथवा तापक्रम न बढ़ाया जाए। तो KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो अम्लीय विलयन में देखेंगे आप, पोटेशियम आयोडाइड से क्या करता है, आयोडीन मुक्त होती है। देखिए पोटेशियम आयोडाइड ये रहा। तो I- से क्या करता है, ये आयोडीन मुक्त करता है। आगे दे रखा है कि Iron+2 आयन हरे को क्या करता है, Iron+3 पीले में परिवर्तित करता है। Iron+2 को क्या करता है, ये Iron+3 में परिवर्तित करता है। 333 केल्विन ताप पर ऑक्सीलेट आयन अथवा ऑक्सीलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करता है। ये रहा ऑक्सीलेट आयन, इसका ऑक्सीकरण करके CO2 में बदल देता है इसको। हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, जिससे सल्फर अवक्षेपित हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को H2- देखिए इसमें बदल देता है, जिससे क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। देखिए यहाँ पर सल्फाइड, और ये सल्फाइड को वापस से सल्फर में बदल देता है। सल्फ्यूरस अम्ल अथवा सल्फाइड का सल्फेट अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो ये आपके सल्फ्यूरस अम्ल को क्या कर देता है, डायरेक्ट ही सल्फेट में बदल देगा। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, नाइट्राइट का काम बदल देता है आपके नाइट्रेट में। तो उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में तो ध्यान देने योग्य अभिक्रिया है कि आयोडीन का आयोडेट में परिवर्तन, ये रहा आपके आयोडीन, और इसको बदल देता है आपके आयोडेट में Iu3-। आगे कहा गया है कि थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण, तो देखिए ये रहा आपके थायोसल्फेट, तो इसका सल्फेट में मात्रात्मक यानी कि बहुत कम। मैंगनीज लवण का MnO2 में ऑक्सीकरण जिंक सल्फेट तथा जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया को प्रेरित करती है। ये रहा ये वाली रिएक्शन। तो आगे कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट का अनुमापन संतोषजनक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे इसके उपयोग पढ़ेंगे हम कि देखिए विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एक विरंजी कारक के रूप में किया जाता है। ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंजीकरण में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा की पूरा जो आपके डी ब्लॉक कंपाउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो डी ब्लॉक कंपाउंड, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, डी ब्लॉक कंपाउंड क्या होता है, इनके गुण क्या क्या होते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस, थैंक यू।